एवरीवन, तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 30 गवर्नर। अब इससे पहले हम लोग 27 चैप्टर्स तक, जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू है, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 28 एंड 29 जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL वाला चैप्टर है, उनको मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर बात करें तो आप ये बताओ जुडिशरी का काम क्या है। ठीक है, जुडिशरी का काम है न्याय देने का, राइट, मतलब जजमेंट देने का, इंसाफ दिलाने का लोगों को, राइट। लेकिन जब जुडिशरी ना जो उनका ट्रेडिशनल काम है उस काम के बियॉन्ड जाके भी कुछ काम करे तो उसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जुडिशरी का काम समझते हैं। पहले मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, मैंने कोर्ट में केस किया और उस केस की सुनवाई हुई, मुझे इंसाफ मिल गया, यही है जुडिशरी का काम। लेकिन ये प्रोसेस कब शुरू हुआ? जब मैंने कंप्लेंट की उस प्रोसेस की, राइट। अगर मैं कंप्लेंट नहीं करती तो हो सकता है मुझे इंसाफ मिलता ही नहीं, राइट। तो सिमिलरली कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने जुडिशियल रिव्यू वाला चैप्टर पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू में क्या पढ़ा आपने कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर है ना उसके अगेंस्ट चला जाए वो, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ ना हो, इस वजह से जुडिशियल रिव्यू है जिसने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। जुडिशरी चेक करती है कि पार्लियामेंट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उस चीज़ पर रिव्यू करती है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जैसे पार्लियामेंट कोई नया लॉ लेके आता है, और सच्ची आंसर देना मुझे इसका, हाँ, और उस लॉ जो भी आ रहा है वो उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स छिन रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आया, उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स छिन रहे हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस चीज़ पे जुडिशियल रिव्यू अगर होगा तो कैसे होगा? किसी को कंप्लेन करना पड़ेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग कि देखो ये जो लॉ आ रहा है ना, ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन रहा है, तभी जुडिशरी उस पर कुछ एक्शन ले सकती है। अगर किसी इंसान ने उस चीज़ के अगेंस्ट केस ही नहीं किया तो क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लेगा? वो जो लॉ आ रहा है वो उससे छीन जाएंगे? इसका आंसर दो मुझे। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर है नो। तभी जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म आता है रोल में। यहाँ पे देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म का काम है बेसिकली कि अब जैसे पार्लियामेंट लॉ लेके आ गया, उस लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट छिन रहे हैं, तो यहाँ जुडिशरी क्या करती है, खुद ही इंटरवीन करती है, खुद ही बीच में कूदती है कि देखो भाई ये जो आप लॉ लेके आ रहे हो ना, इससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जुडिशियल रिव्यू होगा बाकायदा, और फिर इसको देखेंगे कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये मामला, ये लॉ आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। बेसिकली जुडिशरी जहाँ अपने जो जजमेंट देने का जो उनका काम है ना उसके बियॉन्ड जाती है और किसी मामले में खुद ही इंटरवीन करती है, उस केस की सुनवाई, मतलब ज़रूरी नहीं है उस मैटर पे किसी ने केस किया हो, पर जुडिशरी खुद ही उस मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। समझ में आ गया? फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो पार्लियामेंट कल की डेट में कोई लॉ लेके आ जाता है, ठीक है। अब उस लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, किसी ने कोई केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स छिन जाएंगे ना। तो जुडिशरी यहाँ आती है बीच में, जुडिशरी बोलती है नहीं ये गलत है, तब जुडिशरी यहाँ पे खुद इंटरवीन हुई है, खुद कूदी है बीच में, किसी ने केस नहीं किया है। इस चीज़ को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जब जुडिशरी अपने ट्रेडिशनल रोल से आगे बढ़ के लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव मामले में दखल अंदाजी करता है और देखता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है काम या नहीं चल रहा है। समझ में आ गया? तो ये जो है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म में है। अब आपको ना थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू में और जुडिशियल एक्टिविज्म में। तो जुडिशियल रिव्यू की अगर बात की जाए तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जिसमें कोर्ट किसी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, राइट। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? ये एक अप्रोच है या फिर एक फिलॉसफी है जिसमें कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व होती है पब्लिक इश्यूज़ में जस्टिस इंश्योर करने के लिए। समझ में आ गया? ताकि जस्टिस जो है इंश्योर हो सके। और जुडिशियल रिव्यू की अगर दोबारा बात की जाए तो वो पैसिव है नेचर में, सिर्फ तब एक्ट करता है जब कोई केस उसके सामने आता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने केस किया तब जाके उस मामले पे जुडिशियल रिव्यू होगा। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? एक्टिव है नेचर में, कोर्ट खुद ही इनिशिएट कर सकती है उस मामले को। समझ में आ गया? और इस चीज़ को जब कोर्ट खुद ही इनिशिएट करती है किसी भी मामले पे अपना जांच पड़ताल करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सुओ मोटो कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सुओ मोटो। ये ध्यान रखना ये चीज़। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो उसके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रॉडर डायनेमिक वे में इंटरप्रेट करता है, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू लीगैलिटी पे फोकस करता है, जुडिशियल एक्टिविज्म जस्टिस पे, फेयरनेस पे, सोसाइटल गुड पे, इन चीज़ों पे फोकस करता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू आपका लॉ वैलिड है या नहीं है, बस ये इतना देखता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म
जस्टिस डिलीवर करने के लिए कोर्ट को प्रोएक्टिव बनाता है कि कोर्ट जो है ना मतलब खुद ही उस चीज़ को इनिशिएट करे, चाहे उसमें उसका काम हो या ना हो। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के काम में कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, लेकिन जब कोर्ट देख रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, किसी ने केस नहीं किया, तब जुडिशरी उस चीज़ पे काम करता है। समझ में आ गया? तो ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म है। ठीक है, अब बात करते हैं PIL की, जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये है क्या? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे एक तरीके से कंप्लेंट है। मान लो कि आप कंप्लेंट कर रहे हो तो आप PIL फाइल कर रहे हो। समझ में आ गया? तो PIL एक लीगल टूल है जिसके थ्रू कोई भी इंसान चाहे डायरेक्टली अफेक्टेड हो या डायरेक्टली अफेक्टेड ना हो उस मामले से, वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर हो, लेबर राइट्स को लेके हो, करप्शन को लेके हो, बस यही। तो इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, उसको सैलरी नहीं दे रहा है उसका बॉस टाइम पे, बट वो इंसान इतना वीक है कि वो खुद ही केस फाइल नहीं कर सकता या फिर वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि कैसे केस फाइल करे, तो मैं एक PIL फाइल कर सकती हूँ कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है इस इंसान के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जस्टिस देना चाह रहा है, इस वजह से PIL है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जिनको जस्टिस चाहिए लेकिन वो कोर्ट तक खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोई भी इंसान PIL फाइल कर सकता है उसके लिए। समझ में आ गया? तो बस यही है आपका PIL। आई होप आपको दोनों ये जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL समझ में आ गए हो। देखो मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटी समरी आपको समझाई है। इन दोनों चैप्टर का प्री से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। समझ में आ गया? और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस के लिए अगर आप लोग इसको एक रीडिंग भी दे दोगे तो यू विल गेट द इनफ आइडिया कि क्या है इस चीज़ में और कैसे मुझे इसको अप्रोच करना है। समझ में आ गया? 1 से 2 बार रीड कर लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। पर जो मैंने आपको भी समझाया वही है इन दोनों चैप्टर्स का मेन समरी जिसको कहते हैं वो। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 30 गवर्नर। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप लोग पॉलिटी का पेपर देखते हो, ठीक है, तो पॉलिटी में ना ऐसा नहीं है कि आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा या गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ा या कुछ भी पढ़ा तो उससे हर साल क्वेश्चन आएंगे। एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंट, इन दोनों चैप्टर्स के अलावा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। बल्कि ऐसा होता है जैसे कि ये आपका पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 में इनमें से किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। पार्ट 5 है तो उनमें से किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यू नेवर नो कि कब किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, अपने आप में उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। ठीक है, अब गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो सकता है आपने लास्ट 3 सालों में गवर्नर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना देखा हो, ठीक है, लेकिन बीच बीच में कभी ना कभी तो आया है, तो हो सकता है क्या पता आप ही के टाइम पे आ जाए। तो इस वजह से ना कभी भी ये मत एनालिसिस लगाना कि पिछले साल तो गवर्नर वाले चैप्टर से आया नहीं तो अब हो सकता है ना आए। इनफैक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत ऐसा है जिसमें आप अपना टाइम अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपके 20 नंबर तो कम से कम पक्के हैं। समझ में आ रहा है? बजाय आप जो करंट अफेयर्स है यहाँ वहाँ जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो उनमें आपको गारंटी नहीं है कि वो आपको 2 नंबर भी दिला सकते हैं, लेकिन इसमें गारंटी है कि इसमें आपको 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन मिनिमम तो आते ही आते हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा 12 14 ये रहते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इस वजह से लक्ष्मीकांत पे टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 30 गवर्नर। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रेसिडेंट वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मोर और लेस सेम ही है। गवर्नर की पावर्स, फंक्शन आप लोग जो भी पढ़ोगे वो सब कुछ आप लोग प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में पढ़ना, आप लोगों को इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पार्ट 6 डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव से, जिसमें है हमारे पास गवर्नर। यहाँ पे आप लोग इसको करने से पहले प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ लेना। चीफ मिनिस्टर, इसको करने से पहले PM वाला चैप्टर पढ़ लेना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो इनको करने से पहले जो सेंटर वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उसको कर लेना। ठीक है, बाकी ये एडवोकेट जनरल वगैरह तो थोड़ा बाद में करेंगे हम लोग। तो अब आते हैं गवर्नर पे। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारे प्रेसिडेंट थे ना, प्रेसिडेंट क्या थे, प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड थे। सिमिलरली गवर्नर भी वही है। ठीक है, प्रेसिडेंट इंडिया के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कि जो भी काम होगा उनके नाम पे होंगे वो सारे काम। ठीक है, लेकिन उनके पास रियल पावर नहीं है। रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, सिमिलरली गवर्नर भी जो है किसी स्टेट के, वो उस स्टेट के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कि कोई भी काम उनके नाम पर भले ही हो रहा है लेकिन असली पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। क्लियर है ये चीज़? लेकिन गवर्नर को हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसको समझने से पहले हमें गवर्नर्स के फंक्शन समझने पड़ेंगे। जैसे कि तो जो गवर्नर है उनके 2 मेन काम है। पहला काम तो ये है कि वो जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है किसी भी स्टेट में। ठीक है, किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है ना वो एज अ
एजेंट की तरह काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह। अब इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ बताओ, इमरजेंसी वाला जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ये वाला, मैंने आपको इस चैप्टर में क्लियरली बताया था कि प्रेसिडेंट रूल कब लगता है। तो प्रेसिडेंट रूल लगने की कुछ कंडीशंस थी, उनमें से एक कंडीशन क्या थी कि अगर किसी भी स्टेट का गवर्नर ये चीज़ लिख के दे दे कि ये जो स्टेट है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा है, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता था। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ कब होती थी? जब गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख के दे रहा है, राइट। तो ये जो काम है ना एज अ एजेंट का काम है ये, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कौन है? गवर्नर है, जो कि ये देख रेख कर रहा है कि वो जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो इसी वजह से गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नर एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं, और दूसरे तो वो है उस स्टेट के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, तो वो फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। बट गवर्नर को हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि गवर्नर जो है एजेंट की तरह काम करते हैं। किसके एजेंट की तरह? सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह। लेकिन अदरवाइज जो इनका मेन काम है उस स्टेट के जो एक गवर्नर है वो वही है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। क्लियर है ये चीज़? तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है, वैसे गवर्नर का ऑफिस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है किसके? स्टेट के। क्लियर है ये चीज़? नाउ अब मैंने आपको बोला कि एजेंट की तरह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, राइट। बट रॉन्ग, ये चीज़ एकदम गलत है। ये चीज़ है ज़रूर, ये क्लियर है ये चीज़ कि एज अ एजेंट काम करते हैं, लेकिन गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। यानी कि वो जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको वो काम, वो फंक्शन, उस चीज़ के लिए आंसर नहीं करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना ही वो काम अपना दिखाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जस्ट एक कन्वेंशन है कि एज अ एजेंट काम कर रहे हैं ताकि वो जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली चले, ठीक है। और अगर नहीं चल रहा है तो कोई एक बंदा तो होना चाहिए उस पर नज़र रखने के लिए, तो वो गवर्नर रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। 3-4 बार मैंने इस चीज़ को रिपीट कर दिया है क्योंकि ये आपका पहले पूछा जा चुका है और बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो अब बात करते हैं गवर्नर कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है। प्रेसिडेंट कौन है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। अब गवर्नर जो है काम करते हैं, एजेंट की तरह भी काम करते हैं, तो देयरफॉर जो गवर्नर का ऑफिस है उनके पास डुअल रोल है, 2 काम है, 2 फंक्शंस है परफॉर्म करने के लिए। बता दिया मैंने आपको 2 फंक्शंस कौन से हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, ये देखो, हाँ, तो पहले क्या होता था, किसी एक स्टेट के पर्टिकुलरली एक ही गवर्नर होते थे बस, तो वो उसी स्टेट के गवर्नर है। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ, जिसमें ये बोला गया कि एक ही इंसान को एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है। तो अगर कहीं आता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए क्या कोई एक ही इंसान गवर्नर बना रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने उनके अपॉइंटमेंट, उनके क्वालिफिकेशंस और उनकी पावर्स, फंक्शंस, जो भी था, जो हेडिंग्स वहाँ पढ़ी थी ना, उन्हीं हेडिंग्स को कंपेयर करके आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो जैसे यहाँ बस थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस है गवर्नर और प्रेसिडेंट में, वो यही है डिफरेंस। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज था। मैंने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में ना इलेक्टोरल कोलाज पढ़ दिया है उस चीज़ को, किसी ने मुझे करेक्ट भी किया था, तो थैंक यू फॉर दैट। तो इलेक्टोरल कोलाज होता है, कॉलेज होता है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है। गवर्नर के लिए ना ही डायरेक्टली इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और ना ही इनडायरेक्टली इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, बल्कि गवर्नर को अपॉइंट करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इस लाइन को ना एग्जैक्टली यहाँ पे गूगल पे डाल के देखना, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। क्लियर है ये चीज़? अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि दी किसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जब उनके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो देखो, इनके लिए क्वालिफिकेशंस हैं जो आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। जो भी इंसान उन क्वालिफिकेशंस पे खरा उतरता है, बेसिकली प्रेसिडेंट उनको गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं किसी भी स्टेट का। क्लियर है ये चीज़? अब देखो, अब तो मैंने क्या बोला, नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के। कौन है नॉमिनी? गवर्नर एज ए एजेंट काम कर रहे हैं इस वजह से। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये बोल दिया कि भले ही जो गवर्नर है एज ए एजेंट काम तो कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जो ऑफिस है गवर्नर का स्टेट के, वो ना ही एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर ये चीज़? ना ही वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि जो भी वो काम या फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आंसरेबल भी नहीं है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद जो हमारा ओरिजिनल
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कई सारे ड्राफ्ट्स बने थे ना उसके, फिर जाके हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जो ड्राफ्ट्स बने थे उनमें पहले ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो गवर्नर है ना उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस करा लो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये रास्ता चुना और डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं करवाए। अब क्यों नहीं करवाए डायरेक्ट इलेक्शंस, ये रीजंस हैं, इनको अभी डिस्कस करते हैं। बट इनको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, यानी कि लोकसभा है, राज्यसभा है, प्राइम मिनिस्टर है, देन प्रेसिडेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। कैसे? हमारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं भी है, और जो सीएम है वो हेड होते हैं रियल, और जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड होते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो अब इस चीज़ को ध्यान रखते हुए एक चीज़ देखना, अगर हमारे गवर्नर और हमारे सीएम, ठीक है, दोनों को ही अगर लोग चुनेंगे, दोनों को ही डायरेक्ट इलेक्शन करके लोगों ने चुन लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो कैसे काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट खुद की इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, बल्कि एक ग्रुप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनकी जो भी एडवाइस होती है वो सुन के हमारे प्रेसिडेंट जो है काम करते हैं। यही चीज़ हमारे स्टेट में भी है, प्रेसिडेंट की जगह अब गवर्नर को अज्यूम कर लो, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, जिसके हेड कौन होते हैं, सीएम होते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो गवर्नर अपनी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं करते हैं, सिवाय प्रेसिडेंट को ये बोलने के कि भाई देखो ये स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नर को बाकी जो भी काम वो एज अ गवर्नर करते हैं वो उनकी एड एंड एडवाइस पे करते हैं, तो उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है। तो अब यहाँ अज्यूम करो कि अगर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नर और सीएम दोनों के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, तो गवर्नर सीएम की बात क्यों सुनेगा भाई, जबकि उसको तो लोगों को प्लीज़ करना चाहिए ना, लोग उसको चुन रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने गवर्नर के जो ऑफिस है ना उसको इलेक्शन से दूर रखा कि डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं कंडक्ट किए जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो पावर का कॉन्फ्लिक्ट होगा सीएम और गवर्नर के बीच में, और गवर्नर जो बॉडी है हम वो चाहते हैं कि वो सीएम की एड एंड एडवाइस पे काम करे, ना कि खुद का वो करे। समझ में आ गया? तो अगर उनको भी हम लोग इलेक्शन के थ्रू लेके आएंगे तो वो सीएम की बात नहीं सुनेंगे, इसी वजह से ऐसा किया गया। क्लियर है ये चीज़? दूसरी बात ये, जब हमने देखा कि रियल पावर तो सीएम के पास है, तो गवर्नर के इलेक्शन पे इतना खर्चा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। तो पहला रीज़न तो वही कह रहा है कि इनकम्पैटिबल होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से, जो मैंने आपको बताया। दूसरा सिस्टम ये कह रहा है कि अगर वही जो रीज़न मैंने आपको अभी बताया, सीएम और गवर्नर दोनों को ही हम लोग चुनेंगे तो उनकी पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नर है वो सिर्फ एक हेड है कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके पास कोई पावर नहीं है, रियल पावर सीएम के पास है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि उनके इलेक्शन पे आप इतना खर्चा करो। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि देखो किसी ने अगर सीएम को चुना है, ठीक है, पब्लिक इश्यूज़ के चलते कि जैसे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इन सारे कारणों की वजह से हमने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है कि ये बंदा जो है ना हमें इंसाफ दिलाएगा, बिजली लेके आएगा, पानी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। तो सीएम तो हमने वो खड़ा कर दिया। अब बात आती है गवर्नर की। तो अब जब गवर्नर को हम लोग चुनेंगे ना तो हम पता है क्या देखेंगे, ये बंदा जो है हमारे स्टेट का हेड कहलाएगा, राइट। तो ये मेरी रिलीजन का है कि नहीं, मेरे कास्ट का है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इन अपने पर्सनल इश्यूज़ के चलते हम उसको इलेक्ट करने लग जाएंगे। तो इसी वजह से डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर के लिए नहीं कंडक्ट किए गए हैं। इसके बाद अगर कोई इलेक्टेड गवर्नर होगा वो किसी एक पार्टी को बिलोंग करेगा ऑब्वियसली, तो ये और हमें ऐसा चाहिए था कोई ऐसा बंदा गवर्नर बने जो न्यूट्रल हो। समझ में आ गया? अगर वो बंदा न्यूट्रल नहीं होगा तो फिर वो कैसे बताएगा मुझे कि कोई स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। वो बंदा हमें बताएगा ही नहीं। अब मान लो कोई सेम पार्टी का सीएम भी है, उसी पार्टी का गवर्नर भी है, तो फिर वो हमें क्यों बताएगा कि ये जो स्टेट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो हमें गवर्नर के ऑफिस को न्यूट्रल ऑफिस बनाना था इस वजह से। इसके बाद देखो, अगर हर स्टेट का अपना गवर्नर है जो चुना है लोगों ने वहाँ के, तो हर एक स्टेट का जो गवर्नर है ना वो उसी स्टेट से बिलोंग करेगा, राइट, या उन्हीं जो आपस में मतलब लोगों को जो पसंद होगा वो बनेगा। तो अब इससे होता क्या है ना, हर एक स्टेट का अपना गवर्नर है जो उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, वो जो कहते हैं वो करता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग
अलग स्टेट के जो गवर्नर्स हैं ना, उनके बीच में ना सेपरेट आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग आइडियाज़ को लेके, तो ये एक रीज़न है। इसके बाद जैसे हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो इससे होता क्या है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है गवर्नर के ऊपर, ठीक है। तो वो उससे पूछ सकते हैं कभी भी क्या हालचाल है स्टेट का, और वो सही जवाब देगा, क्योंकि उसके पास वो डिपेंडेंट नहीं है सीएम पे या वहाँ के लोगों पे कि वो वापस वही इंसान बन जाएगा, बल्कि वो डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। समझ में आ गया? तो इस वजह से इसके बाद वही सेम चीज़ है कि अगर स्टेट में इलेक्शन होगा तो गवर्नर भी पावरफुल होगा, सीएम भी पावरफुल होगा, जिससे लीडरशिप का कन्फ्यूजन हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन पर बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर इलेक्शन होता है, ठीक है, तो सीएम चाहेगा कि उसका जो आदमी है जो उसके लिए काम करेगा वो गवर्नर बने, जिससे जो हमारा एम है कि एक न्यूट्रल बंदा गवर्नर अपॉइंट हो, वो एम पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए हो कि किस वजह से हम लोगों ने गवर्नर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन को ऑप्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, तो हम लोगों ने वो आइडिया फॉलो नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने कनेडियन मॉडल अपनाया है, जहाँ पे जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, उनको गवर्नर जनरल यानी कि सेंटर अपॉइंट करता है, ठीक है। यही आइडिया सेम हमने अपनाया है। तो अगर कभी आता है आपसे कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इंस्पायर होके, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए हैं हम लोग, तो कनाडा, ठीक है, कनेडियन मॉडल पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशंस। क्या वो क्वालिफिकेशंस हैं? तो सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है गवर्नर बनने के लिए। पहला तो है कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और दूसरा है वो 35 ईयर्स के होने चाहिए मिनिमम। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप किसी भी स्टेट के गवर्नर बन सकते हो। इसके अलावा 2 कन्वेंशंस भी है, जिनको कन्वेंशन का मतलब ये है कि अगर ये फॉलो होगा तो अच्छा है, बट कई केसेस में इन कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला क्या है, जिसको भी आप लोग किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो ना, तो कोशिश करो वो इंसान उस स्टेट से बिलोंग ना करता हो, बल्कि एक कंप्लीट आउटसाइडर हो, ठीक है, ताकि वो फ्री रहे वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स से, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड ये कहता है कि प्रेसिडेंट जिसको भी गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर उस स्टेट का अपॉइंट करने से पहले एक बार चीफ मिनिस्टर के साथ वो इस चीज़ को कंसल्ट कर ले कि ये वो बंदा है जिसको हम लोग इस स्टेट का जो है गवर्नर अपॉइंट करने वाले हैं, ताकि गवर्नर और सीएम के बीच में एक स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। क्लियर है ये चीज़? लेकिन कई केसेस में इन दोनों ही कन्वेंशंस को वायलेट किया गया है। इसके बारे में आप लोग बुक में एक बार रीड कर लेना, लिखे हुए 1-2 एग्जाम्पल्स। तो ये 2 कन्वेंशंस हैं जिन पे कोशिश की जाती है कि पूरे हों, बट कई बार इनको वायलेट भी किया गया है, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जो एज अ गवर्नर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है कि अगर आप एज अ गवर्नर चुने जा चुके हो कि आप गवर्नर बनोगे, तो अगर उस टाइम पे अगर आप पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर हो या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो, तो आपको आपकी सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ गवर्नर ही रह सकते हो, किसी भी हाउस के मेंबर आप नहीं रह सकते हो, ना ही सेंटर के ना ही स्टेट के किसी भी हाउस के। क्लियर है ये चीज़? तो वो सीट आपको वेकेट करनी पड़ेगी अपनी। उसके बाद है हमारे पास, आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद आप राजभवन में रह सकते हो बिना रेंट दिए। फिर है आपके पास कोई इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस सब आपको दिए जाएंगे जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। और अगर किसी एक ही इंसान को एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए गवर्नर बनाया जा रहा है, तो उनकी जो सैलरी होगी ना, या जो भी इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस होंगे ना, वो स्टेट्स आपस में शेयर करेंगे, और किस स्टेट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद उनके इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस एक बार अगर आपने फिक्स कर दिए कि इतनी सैलरी मिलनी है, एक्स अमाउंट, तो पार्लियामेंट उसको बढ़ा सकता है बट उसको घटा नहीं सकता है। क्लियर है? और अगर घटाएगा तो उसके जो नेक्स्ट गवर्नर आएंगे उनको वो सैलरी मिलेगी, बट जो करेंटली अपॉइंट हो चुके हैं उनकी सैलरी में कोई भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर को भी कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिलती हैं एंड इम्यूनिटीज़ मिलती है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस, ठीक है। तो आप उनको, पहली बात तो वो अपने ऑफिस में जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी कोई लॉ बन रहा है उस पर उन्होंने अपने साइन कर दिए, अब वो एक्ट बन गया है, ठीक है, तो उस पर ना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं इनके ऊपर केस करता हूँ कि
क्योंकि इन्होंने ये लॉ बना दिया, ऐसा काम नहीं कर सकते। जो भी फंक्शन वो अपनी ऑफिस टाइम में अपनी ड्यूटी में परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ को लेके आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते हो, पहली बात तो। दूसरी चीज़, उनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, इवन फॉर पर्सनल एक्ट्स ड्यूरिंग हिज टर्म, जब तक वो गवर्नर हैं अपॉइंटेड तब तक तो नहीं कर सकते। सिविल केस कर सकते हो आप, आपकी अगर ज़मीन वगैरह हड़प ली हो गवर्नर ने तो, लेकिन वो भी आपको नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने का एडवांस में, उसके बाद ही ये सिविल केस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। इसके बाद ओथ ऑफ गवर्नर, ये ओथ है गवर्नर की, और गवर्नर की जो ओथ है वो कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस दिलाते हैं उस स्पेसिफिक स्टेट के चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो जो भी उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, ठीक है। इसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस, अब कितने साल के लिए गवर्नर रहते हैं? तो 5 साल तक वो गवर्नर रहते हैं। उनका टर्म पीरियड कितने साल का है? 5 साल का है, लेकिन उनको 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है अपने ऑफिस से, क्योंकि वो जो है ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक वो एज अ गवर्नर बने रहते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उनको 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं, और वो अगर खुद हटना चाहे तो वो भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करके हट सकते हैं। ओथ कौन दिलाता है और अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं और कौन अपॉइंट करता है? इन तीनों चीज़ों के लिए आप लोगों को पार्ट 5 और पार्ट 6 में जितनी भी बॉडीज़ मेंशन है ना, एक चार्ट में लिख लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट जस्टिफिएबल, मीन्स कि प्रेसिडेंट गवर्नर को 5 साल पूरे होने से पहले अपनी पोजीशन से हटा रहे हैं, इस चीज़ के लिए उनको कोई लॉजिक या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि ये कारण था, इस वजह से गवर्नर को उनकी पोजीशन से हटाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उनको ये चीज़ जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, राइट। तो हम लोग बता देते हैं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या XYZ ये रीज़न है जिस वजह से इम्पीचमेंट हो रहा है, लेकिन गवर्नर को उनकी पोजीशन से प्रेसिडेंट जब हटाते हैं तो उसके लिए कोई रीज़न नहीं लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद तो गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता, कोई फिक्स टर्म नहीं होता, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, ठीक है। उनको उनकी पोजीशन से कभी भी हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं लिखा है जिस बेसिस पे प्रेसिडेंट ये बोल दे कि गवर्नर को इस ग्राउंड पे हटाया जा रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट की जब इच्छा होगी तब निकाल सकते हैं। हैंस द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय VP सिंह, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि VP सिंह जो थे उन्होंने सभी गवर्नर्स को रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया था जब उनको कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और इवेंचुअली कुछ गवर्नर्स ने कर दिया गया था, कुछ रिप्लेस हो गए थे और कुछ ने कंटिन्यू किया था। सिमिलर ये चीज़ 1991 में भी हुई थी जब कांग्रेस गवर्नमेंट हेड बाय PV नरसिम्हा राव चेंज 14 गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय VP सिंह जिन्होंने 14 गवर्नर्स को अपॉइंट किया था, तो वापस जब ये पावर में आए तो इन्होंने फिर चेंज कर दिया। तो ये चलता रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर टेन्योर। तो जैसे 5 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल उन्होंने किसी एक एक्स स्टेट में बिता लिया तो 4 साल के लिए उन्हें कहीं और भी भेजा जा सकता है, ठीक है ये चीज़। तो वहाँ पर वो अपने 4 साल पूरे करेंगे, ठीक है। नाउ एक गवर्नर जो है वो 5 साल से ज़्यादा भी अपना ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक नेक्स्ट गवर्नर ऑफिस में ना आ जाए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, ये कन्वेंशन फॉलो, ताकि गवर्नर की जो सीट है वो वेकेंट ना रहे कभी भी। तो अगर गवर्नर हैं 5 साल टर्म पीरियड उनका पूरा हो चुका है, फिर भी वो रहेंगे जब तक नए गवर्नर अपॉइंट होकर ना आ जाए, ठीक है ये चीज़। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है कुछ भी प्रोविज़न बना सकते हैं जो उनको ठीक लगता है कि इस तरीके से गवर्नर को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, इस मैटर पे करने चाहिए, भले ही वो मैटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हों या ना लिखे हों। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, द डेथ ऑफ सिटिंग गवर्नर दस द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट में बी अपॉइंटेड टेम्परेरी टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया गया है कि अगर गवर्नर की डेथ हो जाती है तो ये एक रूल बना दिया गया है कि जो भी उस स्टेट का वो होगा चीफ जस्टिस होगा उस स्टेट के हाई कोर्ट का, वो एज अ गवर्नर अपॉइंट हो जाएगा टेम्पररी पीरियड के लिए जब तक नए गवर्नर अपॉइंट होकर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर के पास कौन सी पावर है, फंक्शंस है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम लोग इन 4 हेडिंग्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर्स क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे गवर्नर के पास ना मोर और लेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स हैं, सेम ही है मोर और लेस प्रेसिडेंट की तरह। लेकिन प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती है रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स जो हमारे
हमारे गवर्नर के पास नहीं होती है। जो मैंने आपको कहा था ना 19-20 का फ़र्क है बस गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स में, यही है। ये 3 पावर्स हमारे गवर्नर के पास नहीं है, इसके अलावा बाकी ये सारी ही पावर्स हैं गवर्नर के पास। तो एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं पहले, जिसमें पहला क्या है, जितने भी जैसे हमारे इंडिया के लिए जो भी काम परफॉर्म किए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जाती है, जो भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, राइट। सिमिलरली किसी भी स्टेट के लिए जो भी काम होता है, फाइल साइन करनी हो, ऑर्डर पास करना हो, वो किसके नाम पे होता है, गवर्नर के नाम पे किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं ना वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। इसके बाद देखो, गवर्नर डिसाइड करते हैं कि उनके नाम से जो भी ऑर्डर्स निकाले जाएंगे उनको किस तरीके से उस साइन किया जाना चाहिए, कौन करेगा साइन, किस तरीके से वो वैलिड होंगे, ये सारे जो रूल्स होते हैं ना वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो उनका स्टेट है, ठीक है, वो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले, सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम करें, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए भी गवर्नर जो है कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना सकते हैं कि इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, इस तरीके से ये डिपार्टमेंट काम करेगा। तो ये सारे रूल्स जो हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कौन बना सकते हैं, गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नर हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सिमिलरली हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो सीएम है उनकी एडवाइस से बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करते हैं, वो भी गवर्नर करते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया था, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट देते हैं कि इनको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बना दो। सिमिलरली स्टेट में भी वही होता है, सीएम अपॉइंट हो गए, सीएम एक लिस्ट देंगे, गवर्नर उन्हीं लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह अपॉइंट कर देंगे। समझ में आ गया। और ये सारे ही सीएम और बाकी के जितने भी मिनिस्टर हैं ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे अपॉइंटेड है। क्लियर है चीज़, यानी कि कहने को जब गवर्नर चाहे तब वो लोग जो हैं उनको निकाल सकते हैं उनकी पोजीशन से। समझ में आ गया। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये वो स्टेट्स है जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना ज़रूरी है, जो गवर्नर अपॉइंट करता है। समझ में आ गया। तो ये है, पहले इस लिस्ट में ना हमारे बिहार को भी शामिल किया गया था, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल कौन होते हैं मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। एक होते हैं अटर्नी जनरल और एक होता है एडवोकेट जनरल। तो अटर्नी जनरल का काम होता है जो भी गवर्नमेंट पे केस होते हैं ना, उन केसेस को कौन लड़ता है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटर्नी जनरल जो है ना वो सेंटर का अपना पर्सनल वकील है। क्लियर है। और जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है वो स्टेट का अपना पर्सनल वकील है। तो गवर्नर ही है जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। समझ में आ गया। तो वो भी जो है प्लेजर ऑफ गवर्नर तक ही अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक हैं, और गवर्नर उनको कभी भी उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद 6 क्या कह रहा है आपका, स्टेट्स में इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी कौन अपॉइंट करेगा, हमारे गवर्नर ही करेंगे। लेकिन उन्हें हटाया वैसे ही जा सकता है जैसे किसी जज को हटाया जा सकता है हाई कोर्ट के। क्लियर है। यानी कि वो प्लेजर ऑफ गवर्नर तक अपना ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं, बल्कि जैसे जो प्रोसीजर होता है ना हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का उनकी पोजीशन से, उसी प्रोसीजर के थ्रू आप इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोजीशन से हटा सकते हो। क्लियर है ये चीज़, ये बात ये कह रहा है। नाउ इसके बाद जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, उसके चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। लेकिन उनको रिमूव कौन कर सकता है उनकी पोजीशन से, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। कौन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरमैन। अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू होगा, लेकिन रिमूवल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गवर्नर चाहे ना कभी भी चीफ मिनिस्टर से पूछ सकता है किसी भी मैटर में कि क्या हाल चाल है, किसी भी बिल के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, क्या प्लान है, और सीएम को उसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद 9th आपका कह रहा है, अब आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी एक मिनिस्टर ने बिना पूरे मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट किए, बिना कैबिनेट से कंसल्ट किए कोई डिसीजन ले लिया, तो गवर्नर सीएम को कह सकता है कि उस मैटर को पूरी कैबिनेट के सामने रखा जाए और तब उसको डिस्कस किया जाए, तब जाके इस डिसीजन को आगे फाइनलाइज किया जाए। क्लियर है ये चीज़। फिर आपका 10th पॉइंट कहता है, अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए तो गवर्नर वही प्रेसिडेंट को वही रेकमेंड कर सकता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए, और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब गवर्नर पूरी स्टेट का रियल एग्जीक्यूटिव हेड बन जाता है एज अ प्रेसिडेंट का एजेंट। क्लियर है। प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह फिर गवर्नर काम करता है। ठीक है। नाउ 11th आपका कह रहा है कि
गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, तो यानी कि उस रोल में वो वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं और यूनिवर्सिटी के मेजर डिसीजन में जो भी रोल होता है वो गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये सारे तो थे एग्जीक्यूटिव पावर किसके, गवर्नर के। अब नेक्स्ट आ जाओ लेजिस्लेटिव पावर्स पे, कानून बनाने का राइट उनको किन किन मैटर्स पे है, उनको कानून बनाने का हक। तो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को सम्मन कर सकते हैं यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि डिसॉल्व भी कर सकते हैं यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी हमारे पास नया वो आता है ना, नए सेशन स्टार्ट होते हैं, मतलब जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन जो होता है, तो उसमें हर साल गवर्नमेंट स्पीच देते हैं अपने, और जो लेजिस्लेचर है उसको एड्रेस करते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट करते हैं ना पार्लियामेंट में, सिमिलरली वैसे ही। इसके बाद गवर्नर जो है वो हाउस को मैसेज भेज सकते हैं, अगर कोई बिल पेंडिंग है या किसी मैटर पे हाउस को इन्फॉर्म करना हो तो गवर्नर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं लेजिस्लेचर को। क्लियर है ये चीज़? फिर है आपका, तो अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों की पोजीशन जो है खाली है, ठीक है, तो गवर्नर किसी भी एमएलए को बोल सकते हैं टेम्परेरी प्रिसाइड करने के लिए हाउस के सेशन को। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद गवर्नर जो है जिन भी लोगों को लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, इन एरियाज़ में कुछ स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल एक्सपर्टीज़ है, तो उनमें से 1/6 मेंबर को गवर्नर जो है नॉमिनेट कर सकते हैं उस हाउस का मेंबर बनने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे, अगर गवर्नर को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो वो एक मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, फिर है हमारे पास, अगर किसी एमएलए या एमएलसी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे सवाल उठता है कि इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या डिस्क्वालिफिकेशन सही है या नहीं है, तो गवर्नर का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होता है और इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके वो अपना ये डिसीजन सुनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, जब भी किसी बिल को ना गवर्नर के पास भेजा जाता है उनके एसेंट के लिए कि वो बिल जो है एक्ट बन जाए, कानून बन जाए, तो उनके पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ऑप्शन है कि भाई उस बिल को अपनी एसेंट दे दो, यानी कि लॉ बनाने की परमिशन दे दो आप। ठीक है, दूसरा है विथ होल्ड हिज एसेंट टू बिल, यानी कि आप बिल को पास नहीं होने देना चाहते तो आपने बिल को रोक लिया है। तीसरा क्या है, अगर वो बिल आपका मनी बिल नहीं है तो फिर आपने उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में वापस भेज दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बावजूद वो बिल दोबारा पास होके आ गया विद या विदाउट अमेंडमेंट, तो फिर गवर्नर को अपनी एसेंट जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? एक सेकेंड, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अगर जो वो बिल जो है रिटर्न कर दिया गवर्नर ने, पर रिटर्न के बाद भी वो बिल आ गया, चाहे जो करेक्शन उनको चाहिए था वो करेक्शन होके आया हो या बिना करेक्शन के भी आ गया हो, फिर उसके बाद गवर्नर को अपनी एसेंट जो है उस पर देनी पड़ेगी। फोर्थ क्या कह रहा है आपका, तो अब कुछ केसेस में ये होता है कि बिल को ना गवर्नर को प्रेसिडेंट के पास भेजना होता है पास करने से पहले। तो ये वो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन तो ये है कि अगर जो बिल आया है उस बिल में हाई कोर्ट के पावर जो है वो डेंजर में है, ठीक है, तो फिर उस केसेस में आपको वो बिल जो है पहले प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा। साथ ही अल्ट्रा वायर्स, दैट इज़ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, अल्ट्रा वायर्स का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, या फिर अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, या फिर देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या फिर हमारा ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस वाला हो, या फिर ये आर्टिकल 31A से डील करता हो, लैंड या प्रॉपर्टी वगैरह से, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31A है। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अब एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लीगल राइट है ये आपका। तो अगर इससे भी जुड़ा हुआ तो इन 4-5 केसेस प्लस ये हाई कोर्ट की पावर जो है उसको अगर डेंजर में डाल रहा है, तो फिर ये बिल जो है पास करने से पहले गवर्नर को किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास वो बिल भेजना पड़ेगा। कंसल्ट नहीं करना, प्रेसिडेंट के पास वो बिल भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बिल को आपको रिजर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। इसके बाद है, जब आपका स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता तो और अर्जेंट काम है, तो अर्जेंट काम के लिए गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, यानी कि टेम्परेरी लॉ बना सकता है, और ये ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंदर लेजिस्लेचर से पास करवाना पड़ता है, वरना ये एक्सपायर हो जाता है और गवर्नर कभी भी ऑर्डिनेंस जो है वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही लास्ट है आपका, ये कहता है कि जैसे आपका स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट है, या फिर आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है, या कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है,
इन तीनों ही केसेस को ना गवर्नर को लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो कोई भी रिपोर्ट अगर इन 3 मैटर्स से रिलेटेड है तो उसको गवर्नर का काम है ये कि उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करे। समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की। तो जो हमारा स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है यानी कि बजट, स्टेट बजट, वो उस स्टेट बजट को लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट किया गया है, रखा गया है, ये इंश्योर करना किसका काम होता है? गवर्नर का काम होता है। साथ ही कोई भी अगर मनी बिल है जैसे टैक्स या लोन्स वगैरह से रिलेटेड है तब तक स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होगा जब तक गवर्नर की प्रायर परमिशन उसको ना मिली हो। तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर की प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। ये भी आपका PYQ है एक, ठीक है। इसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो तभी जो पैसे हैं वो एलोकेट कर सकती है, यानी कि तभी डिमांड फॉर ग्रांट जो है कर सकती है जब गवर्नर की रिकमेंडेशन हो, यानी कि बिना गवर्नर की अप्रूवल के आप पैसा अलॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। साथ ही अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जैसे फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो गवर्नर कॉन्टीजेंसी फंड से तुरंत पैसा निकाल सकता है, बाद में लेजिस्लेचर से उसको अप्रूव करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है गवर्नर हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा जिसका काम होता है जो पंचायत है या जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को रिव्यू करना ताकि उनके फंड शेयरिंग और ग्रांट पॉलिसीज़ डिसाइड हो सके। तो ये 5 फाइनेंशियल पावर्स हैं गवर्नर की। इसके बाद आते हैं जुडिशियल पावर्स पर। तो गवर्नर जो है ना किसी भी इंसान को पार्डन यानी कि माफ़ कर सकता है, रिप्राइव यानी कि उसकी पनिशमेंट को कुछ समय के लिए रोक सकता है, रेस्पिरेट्स यानी कि उनको जो पनिशमेंट मिली है उसमें थोड़ी सी छूट दे सकते हैं, या रेमिशन का मतलब है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाना। तो अगर उस इंसान को ऐसे क्राइम के लिए सज़ा हुई है जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर हो तो फिर गवर्नर जो है उनको ये चीज़ें दे सकता है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट्स एंड रेमिशन। इसके बाद है जब प्रेसिडेंट स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है तो वो उस स्टेट के गवर्नर के साथ आपका कंसल्टेशन करेगा ही करेगा, उसके बाद जाके ही अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी नई पोस्टिंग या उनका प्रमोशन गवर्नर करता है स्टेट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। फिर लास्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि सिविल जज हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए, तो ये जो जजेस हैं ना उनको गवर्नर अपॉइंट करता है। इसमें स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों से उनको कंसल्टेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये पावर्स गवर्नर्स को जुडिशरी से इनडायरेक्टली जोड़ने का काम करती है, लेकिन उनका जो रोल है कंसल्टेटिव और प्रोसीजरल होता है। एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में जुडिशियल जो है वो इंडिपेंडेंस है, उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आते हैं यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल्स देखोगे आप लोग 2-3 बुक में वही टेबल्स हैं, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है और इनसे पहले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो पहला है आपका कंपेयरिंग वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? तो वीटो पावर का मतलब होता है एक ऐसी पावर जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी बिल को रोक सकते हैं या उसे अप्रूव करने से मना कर सकते हैं कि ये बिल मैं अप्रूव नहीं कर रहा। तो इस पावर को क्या कहते हैं? वीटो पावर। तो पहले ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्डिंग जो वीटो पावर दे रखे हैं हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर को, वो देखते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट वाला सेक्शन समझते हैं। तो जब आपका ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, जब आपका ऑर्डिनरी बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी एसेंट के लिए, उनकी मंजूरी के लिए, तो उनके पास ये 3 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए थे गवर्नर के रिस्पेक्ट में, वही है। पहला तो क्या है कि वो उसको अपनी मंजूरी दे दें तो वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा है कि वो उस बिल को विथहोल्ड कर ले यानी कि अपने पास रख ले, इससे क्या होगा, एसेंट नहीं मिलेगी उस बिल को और बिल जो है ख़त्म हो जाता है, वो लॉ आपका नहीं बन पाता है। तीसरा क्या है कि वो उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं और पार्लियामेंट उसको रिकन्सिडर करेगा। फिर वो हो सकता है उस बिल में कुछ चेंजेस करे, हो सकता है कुछ चेंजेस ना करे, फिर वो बिल वापस प्रेसिडेंट के पास आ जाए। तो प्रेसिडेंट को ऐसे केसेस में अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार बिल रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पावर को क्या कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो। इसके बाद है हमारे पास कभी कभी स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ बिल गवर्नर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर देता है, ठीक है। तो अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या किसी नेशनल इंटरेस्ट को लेके हो, जो मैंने अभी आपसे ऊपर टॉपिक डिस्कस किए, उन केसेस में गवर्नर उस बिल को प्रिजर्व करके रखता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, ठीक है। तो उस बिल में भी प्रेसिडेंट के पास कुछ चॉइस है। पहला तो ये कि वो उसको अपनी मंजूरी दे दे तो वो लॉ बन जाएगा।
दूसरा क्या है कि वो उसको होल्ड कर ले तो बिल कैंसिल हो जाएगा, वो एक्ट बन ही नहीं पाएगा। तीसरा सेम वही, बिल को वापस भेजना है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अगर प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर उसे 6 महीने के अंदर फिर से पास कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं होता कि वो उसको एसेंट देता है कि नहीं देता है, वो फिर से भी एसेंट दे सकता है या उसको फिर से भी रोक सकता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ है, तो यहाँ वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। इसके बाद बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। तो अब कोई ऑर्डिनरी बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाता है तो उसे ऑब्वियसली गवर्नर के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए, चाहे वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो यानी कि सिर्फ वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या बाई कैमरल हो जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे गवर्नर के पास कितने ऑप्शंस होते हैं? ये 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो वही है आपका कि वो मंजूरी दे दें, एसेंट दे दें तो हो जाएगा। दूसरा एसेंट होल्ड कर ले तो इससे क्या होगा, बिल को अप्रूवल नहीं मिलती है और वो लॉ नहीं बनेगा, बिल आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तीसरा क्या है, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दो तो गवर्नर बिल को हाउस या हाउसेस के पास भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। अगर लेजिस्लेचर उस बिल को फिर से पास कर देता है बिना चेंजेस किए या कुछ चेंजेस के साथ तो गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा इस केस में, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे पास, गवर्नर उस बिल को प्रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की मंजूरी, प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, समझ में आया, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, एसेंट के लिए। तो इस चक्कर में अब अगर गवर्नर जो है उस बिल को प्रिजर्व करके रखता है प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए तो गवर्नर का रोल ना यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गवर्नर का उस बिल से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया। अगर प्रेसिडेंट बिल को वापस भेजता है, मान लो रिकंसिडरेशन के लिए, जो पावर मैंने आपको यहाँ बताई कि गवर्नर ने प्रिजर्व करके रखा है उस बिल को प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, प्रेसिडेंट ने देख लिया वो बिल, अब प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया उस बिल को, ठीक है, और लेजिस्लेचर जो है फिर से उसे पास कर देता है तो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा, गवर्नर के पास अब नहीं जाएगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट एसेंट देता है तो वो एक्ट बन जाता है और प्रेसिडेंट एसेंट अगर नहीं देता है तो फिर वो एक्ट नहीं बनता है। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद आ जाओ हमारे पास विद रिगार्ड टू मनी बिल। अब मनी बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं। तो जब मनी बिल आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया फिर अगेन वो बिल आपका किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अब मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो है कि आप अपनी एसेंट दे दो तो वो लॉ बन जाएगा। दूसरा क्या है, अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता है, विद होल्ड कर लेता है उस बिल को, तो बिल आपका ख़त्म हो जाता है और वो एक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि प्रेसिडेंट मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए। जैसे ऑर्डिनरी बिल में होता था ना कि वो रिटर्न कर सकते थे, वैसा नहीं होगा। यूजुअली प्रेसिडेंट मनी बिल में एसेंट दे देते हैं क्योंकि मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस होता है जब प्रायर रिकमेंडेशन मिली होती है मनी बिल को प्रेसिडेंट से। आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों ने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद कभी कभी स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ मनी बिल जो है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं। वही बिल रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तब प्रेसिडेंट के पास फिर से 2 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला तो वही एसेंट दे दो, बिल एक्ट बन जाएगा। दूसरा ये है आप उस बिल को विथ होल्ड कर लो तो वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो यहाँ भी प्रेसिडेंट उस बिल को जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स यहाँ पे और गवर्नर की पावर क्या है मनी बिल को लेके। तो अगर जब मनी बिल आपका स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाता है, चाहे यूनिकैमरल हो यानी कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या बाई कैमरल हो, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों है, अगर आपका मनी बिल पास हो जाता है तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं एसेंट के लिए। पहला तो है कि दे दो भाई एसेंट तो वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा है कि वो उसको गवर्नर को उसको बिल को होल्ड करके रख ले तो वो लॉ नहीं बन पाएगा। और तीसरा क्या है कि वो उस बिल को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानने की, गवर्नर मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए। समझ में आ गया? ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होता है। नॉर्मली गवर्नर भी आपका एसेंट दे देते हैं क्योंकि मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस होता है जब गवर्नर की प्रायर परमिशन दी गई होती है उसको, ठीक है। बाकी आप ये चीज़ें ना, जैसे पार्लियामेंट में आप लोगों ने प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उनकी बिल वगैरह को लेके वो पढ़ा था, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में इनको डिटेल से आप पढ़ने वाले हो कि गवर्नर की क्या पावर्स हैं बिल को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये कहता है कि अगर गवर्नर ने ना प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रख लिया है तो फिर वही अगेन गवर्नर का कोई रोल नहीं होता उस बिल के साथ। अगर प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है और इस केस में एसेंट जो है गवर्नर का वो दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक बार प्रेसिडेंट के लिए रख लिया है उस बिल को संभाल के तो अब वो प्रेसिडेंट से ही लेना देना होगा, गवर्नर का अब रोल ख़त्म उसमें।
अब इसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है ना प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, उनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, कानून बनाने की शक्ति बेसिकली, ठीक है, टेम्परेरी कानून। तो पहला पॉइंट कहता है आपका कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कब इशू कर सकते हैं, तो जब दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होते हैं या सिर्फ आपका एक ही हाउस सेशन में होता है, तब भी ऑर्डिनेंस जो है आपका जारी हो सकता है। क्योंकि लॉ जो बनेगा ना, जिसके लिए आप ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हो कि इस मैटर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है या लॉ बनाना है, तो ऑर्डिनेंस इशू किया जा रहा है कि दोनों हाउसेस सेशन में आए, तो वो तभी हो सकता है जब लॉ आपका दोनों हाउसेस के द्वारा पास हो सकता है, एक से नहीं। तो इस वजह से अगर एक हाउस भी सेशन में है तो दूसरे हाउस को ऑर्डिनेंस पास करके बुलाया जा सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद आपका प्रेसिडेंट सिर्फ तभी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी की कंडीशन आ गई है, समझ में आ गया, अर्जेंट नीड है, सिर्फ तभी वो जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब किस सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है, तो प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। समझ में आ गया। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंसिव पावर। को एक्सटेंसिव पावर का मतलब है जिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है भाई, उसी पर आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद कहता है आपका कि ऑर्डिनेंस का इफेक्ट क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट का लॉ होता है, वैसे ही ऑर्डिनेंस भी एक तरीके का लॉ है, सेम फोर्स सेम इफेक्ट होता है उसका, किसका, ऑर्डिनेंस का। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, लिमिटेशंस क्या है। जैसे पार्लियामेंट कुछ चीज़ों पर लॉ नहीं बना सकती है, जैसे कि वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वैसे ही प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस में वो नहीं लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती है। ठीक है। फिर आपका कह रहा है सिक्स पॉइंट कि ऑर्डिनेंस आपका कब वापस लिया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट कभी भी ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं। समझ में आ गया, उसको विड्रॉ कर लिया उन्होंने। देन सेवेंथ आपका कह रहा है कि ये जो पावर है ना, प्रेसिडेंट अपने मन से ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पर ही ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट ये काम। फिर आपका 8 पॉइंट कहता है जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आती है, रीअसेंबल जिसको कहते हैं, तो दोनों हाउसेस के सामने ऑर्डिनेंस को रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन आपका 9th पॉइंट कहता है जब पार्लियामेंट दोबारा मिलती है उस दिन से लेकर 6 वीक्स के अंदर ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है अगर वो पास नहीं हुआ तो, और अगर दोनों हाउसेस उसे रिजेक्ट कर दें तो वो पहले ही ख़त्म हो जाता है। क्लियर है ये चीज़। देन लास्ट पॉइंट आपका कहता है कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने के लिए किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस या परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बोलते हैं वही, उसके अलावा कोई और अगर बोलता है उनको तो उनको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ऑर्डिनेंस आपका एक इमरजेंसी लॉ होता है जो प्रेसिडेंट तब जारी करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही कर सकते हैं और वो तभी वैलिड होगा। ठीक है। अगर किसी और के उस पर किया उन्होंने तब वो वैलिड नहीं है। ठीक है। साथ ही और वो वैलिड तब तक होता है जब तक पार्लियामेंट उसे पास या रिजेक्ट नहीं कर देती है। समझ में आ गया। तो ये था ऑर्डिनेंस को लेके प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस को लेके गवर्नर की क्या पावर्स हैं। तो सेम वही आपका ऑर्डिनेंस क्या है, एक टेम्पररी लॉ है जो गवर्नर तब इशू करते हैं जब आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं सेशन में नहीं होते हैं। ठीक है। ये आपकी इमरजेंसी पावर है एक तरीके से। तो ये ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है, तो जब आपका अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सेशन में नहीं है तो हो सकता है, और जब अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो दोनों हाउसेज आपके सेशन में ना हो या एक हाउस भी सेशन में ना हो तो भी इसको इशू किया जा सकता है, क्योंकि वही सेम रीज़न, लॉ जो है वो दोनों हाउसेज से पास होना ज़रूरी है, एक हाउस से नहीं। ठीक है। इसके बाद सेकेंड मैटर क्या कहता है आपका, अगर जब गवर्नर तभी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब उन्हें लगता है कि इमरजेंसी है, तुरंत एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड आपका कहता है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। सेम वही है ये को एक्सटेंसिव पावर इसको कहते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है जब ऑर्डिनेंस गवर्नर जारी करते हैं उसका इफेक्ट वही होता है जो किसी स्टेट एक्ट का होता है, टेम्पररी लॉ जैसे कि फुल फ्लेजेड स्टेट लॉ होते हैं ना, एकदम वैसे ही। ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट आपका कहता है जो काम स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती वो गवर्नर भी ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। देन सिक्स पॉइंट आपका कहता है कि गवर्नर कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट आपका कहता है गवर्नर अपने मन से ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही ये सारे काम होंगे एज यूजुअल, जैसे प्रेसिडेंट के केस में है वही इनके केस में भी है।
फिर 8 पॉइंट आपका कहता है जब लेजिस्लेचर आपका असेंबली भी और काउंसिल भी, ठीक है, दोबारा मिलती है तो ऑर्डिनेंस को उनके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर 9th आपका क्या कहता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल करती है उस दिन से 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है अगर वो पास नहीं होता है, और अगर असेंबली ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दे और काउंसिल भी अग्री करे, जो अगर बाई कैमरल के केस में, तो ऑर्डिनेंस उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते अगर वो बिल प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर गवर्नर को लगता है कि बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना ज़रूरी है। तीसरा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट प्रेसिडेंट की असेंट के बिना इनवैलिड होता है तो इन केसेस में वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं हो और सिचुएशन काफ़ी अर्जेंट हो, सीरियस हो, लेकिन ये काम वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते बल्कि सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस पर होगा, और कुछ स्पेसिफिक केसेस में प्रेसिडेंट की परमिशन भी चाहिए होती है, और ये वो केसेस हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ हम लोग पार्डनिंग पावर्स जो है, माफ़ी देने की पावर जो है वो कंपेयर करते हैं प्रेसिडेंट की एंड गवर्नर की, और ये बस लास्ट टेबल है हमारा इस चैप्टर का। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं पनिशमेंट को माफ़ करने के लिए, इन्हें पार्डनिंग पावर्स कहते हैं। ये पावर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 72 में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये। तो पहला क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट किसी भी सेंट्रल लॉ के तहत कन्विक्टेड जो व्यक्ति है ना, प्रेसिडेंट सेंट्रल लॉ के तहत जो भी इंसान है जिसको पनिशमेंट मिलने वाली है उसको पार्डन यानी कि माफ़ी दे सकते हैं, रिप्राइव यानी कि उसकी पनिशमेंट को डिले कर सकते हैं, रिस्पाइट यानी कि लेस हार्श पनिशमेंट दे सकते हैं, रेमिट का मतलब हो गया आपका पनिशमेंट का हिस्सा थोड़ा सा कम करना, तो बेसिकली, और सस्पेंड का मतलब क्या हो गया, पनिशमेंट रोक देना टेम्परेली। कम्यूट का मतलब क्या होगा, पनिशमेंट का टाइप बदल देना, ठीक है, जैसे कि किसी को डेथ सेंटेंस है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। तो ये एक्शंस जो है प्रेसिडेंट ले सकते हैं, समझ में आ गया। दूसरा आपका कहता है कि प्रेसिडेंट की जो सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसी इकलौती अथॉरिटी होते हैं जो किसी डेथ सेंटेंस को पूरा माफ़ कर सकते हैं। गवर्नर डेथ सेंटेंस को कम्यूट या रेमिट तो कर सकते हैं लेकिन पार्डन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद अगर किसी मिलिट्री कोर्ट ने पनिशमेंट दी हो कोर्ट मार्शल के थ्रू, तो भी प्रेसिडेंट उस पनिशमेंट को क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन भी कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट किसी भी सेंट्रल लॉ को डेथ सेंटेंस या मिलिट्री कोर्ट की पनिशमेंट को पूरा माफ़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये जो राइट है ये प्रेसिडेंट के पास है। डेथ सेंटेंस माफ़ करने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, गवर्नर के पास नहीं होता है, ठीक है। तो वही गवर्नर के पास भी वही है, वो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड या कम्यूट कर सकते हैं किसी भी पनिशमेंट को और सेंटेंस को ऑफ एनी पर्सन जिसको एक स्टेट लॉ के तहत गिरफ्तार किया हो। दूसरा, जैसा मैंने आपको ये बताया कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते। अगर किसी स्टेट लॉ के तहत डेथ सेंटेंस दिया गया हो तो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही हैं जो उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेली रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, लेकिन माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। और उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है मिलिट्री कोर्ट को लेके, तो गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई पनिशमेंट में कोई भी पावर नहीं होती है, यानी गवर्नर जो भी हमारे मिलिट्री रिलेटेड केसेस होते हैं ना उनमें जो पनिशमेंट मिलते हैं उनको माफ़ या कम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब ये टेबल्स हो गए कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। बस ये टॉपिक लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि गवर्नर का रोल क्या है, मतलब काम क्या है उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो हमें पता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे, स्टेट्स में एंड सेंटर में। समझ में आ गया। सेंटर का जो है उसी को हमने रेप्लिकेट कर दिया है स्टेट में। तो इस सिस्टम में गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करते हैं, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। इन्हीं के पास सारी रियल पावर्स होती हैं जो कि और चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, ठीक है। और गवर्नर जो है कहाँ गए, ये गवर्नर जो है ये इन्हीं की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। समझ में आ गया। गवर्नर इनकी परमिशन के बिना, इनकी एडवाइस के बिना कोई काम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर्स दे रखी हैं, जहाँ पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बिना काम कर सकते हैं।
सकते हैं। समझ में आ गया। अब गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को समझने के लिए हमें 3 आर्टिकल्स को ध्यान से समझना पड़ेगा, जो कि है आर्टिकल नंबर 154, 163 एंड 164। अब आर्टिकल नंबर 154 का कहता है आपका, तो आर्टिकल नंबर 154 कहता है कि जो गवर्नर है उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसको वो खुद भी कर सकते हैं काम, मतलब इसके तहत, या फिर वो काम लोगों से भी करवा सकते हैं। समझ में आ गया। वो अब ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं उस काम के लिए, लेकिन ये सारे ही काम जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 163 आपका कहता है कि गवर्नर को जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दिए गए जो भी काम होंगे वो करने हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करेंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे, और ये जो भी एडवाइस देंगे उसी की एडवाइस को फॉलो करके हमारे गवर्नर को काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ पर उनकी कुछ डिस्क्रिशन है उनकी पावर्स को लेके, जिसमें वो बिना किसी एडवाइस के काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 164 आपका कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली को, मतलब अगर असेंबली उनकी पॉलिसीज़ या काम से खुश नहीं होता तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ सकता है। समझ में आ गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है। इसके बाद ये आपका फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। यही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी देखा था, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे लोकसभा में, सेम वही है ये। इसके बाद ये हमें क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है गवर्नर की वो डिफरेंट है प्रेसिडेंट से इन 2 केसेस में, जो कि है, तो पहला आपका कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि कुछ सिचुएशन में गवर्नर अपने डिस्क्रिशन से काम कर सकता है, जैसे कि अगर असेंबली को हंग करना हो, रिजर्वेशन करना हो किसी बिल का एट्सेट्रा, तो उन केसेस में। समझ में आ गया। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ऐसी कोई डिस्क्रिशन वाली सिचुएशन नहीं लिखी गई है। प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही चलता है। क्लियर है। सेकेंड आपका कह रहा है कि 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये क्लियरली लिख दिया गया है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानना ही पड़ेगा, लेकिन गवर्नर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्लियर रूल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर मनमानी कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो एडवाइस के बिना भी काम कर सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है। और अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि जिस मामले में गवर्नर काम कर रहे हैं उस पर उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं, तो उस मामले में जो भी गवर्नर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और उस चीज़ को आप लोग लीगली चैलेंज नहीं कर सकते कि ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इनको तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये चीज़। अब इसके बाद गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है, जैसे कि ये वो मैटर्स हैं जिनमें गवर्नर को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दी गई है, जिसमें वो बिना किसी एड एंड एडवाइस के काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो चाहें तो वो किसी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ये हमने देख लिया था। दूसरा है, अगर गवर्नर को लगता है कि अब ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए इस स्टेट में। तीसरा है, कई बार किसी यूनियन टेरिटरी का एक्स्ट्रा चार्ज गवर्नर को दे दिया जाता है, जैसे पुडुचेरी का चार्ज तमिलनाडु के गवर्नर के पास हो सकता है। ऐसे केसेस में यूटी के मैटर्स में अपने डिस्क्रिशन से काम कर सकते हैं गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की नीड नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद 4th पॉइंट आपका कह रहा है जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि असम हो गया, आपका मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, तो इनमें कुछ ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल्स होते हैं। अगर वहाँ मिनरल्स जैसे कि कोल, लाइमस्टोन वगैरह का लाइसेंस दिया गया है तो उसका रॉयल्टी कितना उन काउंसिल्स को मिलेगा ये गवर्नर डिसाइड करते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी से। क्लियर है ये चीज़। फिर 5th आपका जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव मैटर पे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसके लिए उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बोलेंगे तभी हम पूछ सकते हैं सीएम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो पूछेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। इसके बाद तो अब ये आपका कहता है कि जैसे ये आपका कहता है कि जैसे ये तो थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ें लिखी नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशन से करते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अगर इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती या फिर सिटिंग सीएम की अचानक डेथ हो जाती है तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से किसी को भी सीएम बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि मेजॉरिटी प्रूफ कर सकता है अपनी। ठीक है। फिर 2nd पॉइंट आपका कहता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते असेंबली में, जैसे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में नहीं कर पाते तो क्या हो जाता है, वो हट जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो गवर्नर उन्हें हटाने का डिसीजन ले सकता है। ठीक है।
थर्ड आपका कह रहा है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी लूज कर देते हैं तो गवर्नर असेंबली को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले सकता है। समझ में आ गया? तो ये सब डिस्क्रिशन के एग्जाम्पल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखे हैं बट सिचुएशनल बेस्ड हैं। समझ में आ गया? इसके बाद कुछ ही केसेस में गवर्नर को प्रेसिडेंट के कहने पर स्पेशल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इनमें गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना पड़ता है लेकिन फाइनल डिसीजन गवर्नर का होता है, यानी कि ये डिस्क्रिशन है। वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र में अगर आपको सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाना हो फॉर विदर्भा एंड मराठावाद, तो इनके लिए अगर आपको बनाना हो तो आपको पूछ सकते हैं गवर्नर, लेकिन माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात, ऐसे ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली अगर आपको गुजरात में कुछ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश करना हो फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ। फिर अगर नागालैंड की बात की जाए तो जब तक नागा हिल्स त्युंगसांग वाला जो एरिया है उसमें डिस्टर्बेंस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उसको लेके जो हमारे गवर्नर है वो फैसला ले सकते हैं। फिर असम की बात की जाए ट्राइबल एरियाज़ को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले सकते हैं। मणिपुर की बात की जाए तो हिल एरियाज़ का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। सिक्किम की बात की जाए तो शांति बनाए रखने और डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स के इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, कर्नाटका में अगर आपको हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाना हो, तो इन सारे ही केसेस में गवर्नर जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। ये उनकी डिस्क्रिशन है। अगेन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ले सकते हैं पर फाइनल जो फैसला होगा वो गवर्नर का ही होगा कि उनकी बात सुननी भी है कि नहीं सुननी है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को 2 रोल दे रखे हैं, डुअल रोल दे रखे हैं इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम में। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। तो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है। क्लियर है ये चीज़? यानी कि प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे उस सेंटर की देखभाल करना है कि सेंटर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा है। कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, इसके बाद अब इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब मैंने इनका ईयर ना लिखना भूल गई हूँ कि कौन से साल में पूछे गए हैं, ये आप लोग गूगल कर लेना, बट अप्रॉक्सीमेटली 2019, 2013, 14, 15 ऐसे ही हैं। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये हम लोग लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर करेंगे ना वहाँ भी करेंगे, क्योंकि ये है उसी चैप्टर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे गवर्नर का जिक्र हो रखा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटैच कर दिया। ये आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। तो क्या है देखो, गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. अब you cannot do this question, right? क्योंकि ये question आपका state legislature का है, तो अभी हमें इसके बारे में knowledge नहीं है। इसको अगर इग्नोर कर दें तो ये एकदम सही है। तो ये आपका वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 176 के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नर हर साल स्टेट लेजिस्लेचर के पहले सेशन में दोनों हाउसेस, अगर दोनों हाउसेस हैं तो एक ही हाउस, उनको एड्रेस करता है और इस स्पीच में पिछले साल के अचीवमेंट्स और नए साल के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्लान्स वगैरह बनाने होते हैं और इसी चीज़ को हम लोग कस्टमरी एड्रेस कहते हैं। क्लियर है चीज़? तो ये स्टेटमेंट ठीक है और फिलहाल के लिए ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken parts in politics in recent part। तो इनमें से किस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी? तो फिलहाल मैं बता देती हूँ, ये सरकारिया कमीशन 1983 इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शॉल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये हमको पता है सही है, गवर्नर के खिलाफ आप कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, सिविल केस कर सकते हो। अगर आपकी ज़मीन जायदाद हड़प ली है गवर्नर ने तो वो भी 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। साथ ही मॉल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस जो होते हैं गवर्नर के किसी भी स्टेट के शॉल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, उसको आप लोग कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो अग्री बट कम नहीं कर सकते। तो सी जो है वो सही है।
Next, the legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state. Again state legislature का क्वेश्चन है, तो फिलहाल स्टेटमेंट नंबर 1 को हम लोग इग्नोर करेंगे. स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है गवर्नर जो है किसी भी स्टेट के नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ऐसा कुछ पढ़ाया है मैंने भी आपको कि किसी भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो चेयरमैन होंगे उसको गवर्नर ही वो करेंगे. नहीं पढ़ाया ना, तो ये अभी गलत है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. अब इनमें से डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी है गवर्नर की. पहला, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल. ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे. तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है बिल्कुल. अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, तो ये क्या डिस्क्रिशनरी है? बिल्कुल भी नहीं. सीएम बताते हैं कि इनको अपॉइंट करो. समझ में आ रहा है? तो ये गलत है. Now, reserving certain bill passed by state legislature for consideration of the president of India. Absolutely correct. तो गवर्नर जो है बिल को रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसे किसी बिल को जो उनको लगता है ताकि उनको प्रेसिडेंट को वो भेज सके. ठीक है. मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. देखो ये जो चीज़ है ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. क्लियर है ये चीज़? ये है वो रूल्स बनाते हैं किस तरीके से काम करना चाहिए, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलना चाहिए, बट ये उनकी पावर्स एंड फंक्शन है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर. नेक्स्ट, लास्ट है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ठीक है. इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स एट द सेम टाइम. इज इट ट्रू? नो. वो अपॉइंट हो सकते हैं, इट कैन बी. ठीक है. Next, the judges of the High Court of the states in India are appointed by the governor of the state just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. Again this question हमारा हाई कोर्ट वाले चैप्टर का है और अभी हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ भी, तो ये गलत है. ठीक है. Next, no procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a governor from his her post. Absolutely correct. Constitution में कुछ नहीं लिखा है कि इस बिहाफ पे आप गवर्नर को उनकी पोजीशन से हटा सकते हो. प्रेसिडेंट की मर्जी है, जब मन करेगा तब हटा देंगे. ठीक है. इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट. बिल्कुल भी नहीं, इलेक्शंस होते हैं. तो सी जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही है. इसके बाद मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट देखते हैं. तो पहला है आपका, which of the following statements regarding the appointment of a governor are correct. Governor is appointed by president. Absolutely correct. Governor must belong to the state where he is appointed. ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका ऑपोजिट है. जो कन्वेंशन हम कोशिश करते हैं फॉलो करें कि गवर्नर जो है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए. तो ये तो गलत है साफ साफ. तो हटाओ भाई इसको. तो यही ऑप्शन बच गया हमारे पास. थर्ड क्या है? अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो एक ही पर्सन को हम लोग एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इनमें से किस किस केस के रिगार्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया था. तो पहला क्या है? बिल अफेक्टिंग द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. सही है, अगर हाई कोर्ट की पावर्स को अफेक्ट करें. सेकेंड है बिल डेरोगेटिंग फ्रॉम द पावर्स ऑफ द यूनियन. एब्सोल्युटली, अभी हमने पढ़ा था ये. फिर बिल दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. देन कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ गवर्नर. पहला है टर्म इज़ 5 year. 5 साल का टर्म पीरियड होता है. ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट. 5 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है. ये भी एकदम सही है. द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years अंटिल अ सक्सेसर इज अपॉइंटेड. ये भी एकदम सही है. वो उनका 5 साल का टर्म पीरियड है, लेकिन 5 साल के बाद भी तब तक हैं वो जब तक नए गवर्नर अपॉइंट होकर ना आ जाए. तो ये एकदम सही है. नाउ द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर आर. अभी पढ़ाई है हमने. सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. तो आपका PYQ क्वेश्चन है सेम, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए. रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये भी है. अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है. तो 1 2 3 तीनों ही एकदम सही है. फिर इसके बाद है हमारे पास the governor acts in his discretion in which of the following cases? When there is no party with a clear majority in the assembly, when he reserves a bill for the president, when he dismisses a ministry enjoying majority support. अब इसका आंसर मुझे आप लोग देना. बहुत हो गया डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड, हमने डिस्कस बहुत कर लिया. ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताना मुझे. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. द गवर्नर इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कोशिश करना आंसर करना इसका.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग गवर्नर्स रोल इन द स्टेट लेजिस्लेचर? ही समन्स एंड प्रोरोग्स द हाउस, सही है. ही डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, सही है. ही कैन एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर इलेक्शन, ये भी सही है. हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल, ये भी एकदम सही है. तो चारों ही स्टेटमेंट हमारे सही है. ठीक है. Now, with reference to Article 200, which of the following actions can the governor take when a bill presented to him? अब ये आप लोगों का होमवर्क है टू रीड द आर्टिकल नंबर 200 एंड आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following statements is not correct about the governor? He is an agent of president, सही है. He can summon and prorogue the state legislature, सही है. His emoluments and allowances are fixed by state legislature. No, किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है. यही छोटे छोटे न्यूएंसेज हैं जो आपको याद रखने हैं. He has a dual role as a constitutional head and central representative, ये भी ठीक है. तो A, B, C ठीक है हमारे. नॉट करेक्ट कौन सा है? C वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द गवर्नर? ही इज़ एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ही कैन समन, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया. रिपीट, यस, कोई नहीं. 11th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन? अगेन यू हैव टू आंसर दिस. किस केस में है? जस्ट अभी डिस्कस किया है हमने ये ऊपर ही. Now, the constitutional provision that the governor shall hold office during the pleasure of the president means. अब इस जो phrase का मतलब क्या है? The president can remove the governor only with the advice of the council of ministers. The president can remove the governor without assigning any reason. The governor can be impeached. तो ये तो गलत ही है, impeach नहीं किया जा सकता उनको. The governor's removal must be ratified by the parliament. अब ना मुझे इसका आंसर आप लोग देना, इससे ये पता लगेगा कि आप लोगों ने कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये लेक्चर सुना है और कितना अच्छे से पॉलिटी रीड किया है. सीरियसली ये आपका टेस्ट है. ठीक है, टेस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन इन, बताना मुझे किस केस में काम करते हैं. नाउ द गवर्नर कैन डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर सकते हैं? अगेन होमवर्क, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन जो है हमने प्रेसिडेंट वाले उसमें भी सॉल्व किया है कि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे कर सकते हैं लोकसभा को डिजॉल्व. ठीक है, तो ये बताना मुझे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस कैन बी हेल्ड साइमल्टेनियसली बाय गवर्नर? तो वो गवर्नर भी हैं और उसके अलावा एक और ऑफिस उन्होंने पकड़ रखा है. कौन सा? गवर्नर ऑफ अनदर स्टेट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उनका टर्म, मतलब ये कंडीशन है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते. वो मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, ये तीनों ही गलत है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. वो एक ही समय पे एक से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर रह सकते हैं. इसके बाद, कैन द सेम पर्सन बी a governor of 2 or more states? You have to answer this. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नर आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के केस में कौन सी पावर है गवर्नर की जो एकदम आइडेंटिकल है, मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर सेम टू सेम है? हमने सारी डिस्कस की हैं अभी. बताना मुझे इसका आंसर आप लोग, होमवर्क. नेक्स्ट, 18th, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर? होमवर्क. नेक्स्ट, which of the following powers of the governor are not explicitly mentioned in the constitution? इनमें से कौन सी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई है? वो है डिस्क्रिशनरी पावर्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. देन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द गवर्नर हैव टू एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? इनमें से किस टॉपिक पे जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना काम करते हैं? ठीक है, तो ये बताना मुझे आप लोग. नेक्स्ट, गवर्नर हैज़ नो रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनकी अपॉइंटमेंट में गवर्नर का कोई दूर दूर तक रोल नहीं है. तो नीचे से रीड करते हैं. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर अपॉइंट करते हैं. जजेस ऑफ हाई कोर्ट इनमें भी है. एडवोकेट जनरल इसके में भी है. आप कौन बच गया? चीफ मिनिस्टर इसमें ही. अगर आपको इन तीनों के बारे में अभी नहीं पता, सिर्फ ये भी पता है, तब भी आप एकदम गुड टू गो, आंसर सही है आपका. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द गवर्नेंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? इनमें से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेके क्या सही नहीं है? इट कैन बी इशूड ओनली व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, ये एकदम सही है. वो तभी इशू हो सकता है जब आपका लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो दोनों हाउस या तो कोई एक भी हाउस. इट रिक्वायर्स द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट कैन ओवरराइड अ सेंट्रल लॉ. इट सीजेस टू ऑपरेट आफ्टर 6 weeks ऑफ द रीअसेंबली इफ नॉट पास्ड. अब मुझे इनमें से बताना, देखो ये दोनों ऑप्शन तो साफ साफ हट गए. इन दोनों में से मुझे बताना विच वन इज़ द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स. अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये सब्जेक्ट है, ये आपको रीड करना है बुक से, तब इसका आंसर करना है एकदम ईमानदारी से.
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, इनमें से कौन सी गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है? समनिंग द लेजिस्लेचर, एड्रेसिंग द लेजिस्लेचर, डिसॉल्विंग द लोकसभा, गिविंग एसेंस टू बिल। आंसर मिला आपको इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा से गवर्नर का क्या लेना देना है? नेक्स्ट, गवर्नर, एक सेकेंड, गवर्नर हैज़ नो रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, इनमें से किस में गवर्नर का कोई रोल नहीं है? स्टेट बजट में है, मनी बिल में है, कैबिनेट मीटिंग, प्रेसिडेंट रूल, रिकमेंडेशन। अब मुझे बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर होमवर्क क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, बट ऑब्वियसली ये 25 हैं, इनके भी आंसर करने हैं आपको टोटल मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पहला क्या है? हु फाइनली डिसाइड्स ऑन वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट इन द स्टेट, इनमें से कौन डिसाइड करता है कि ये जो है स्टेट की बात हो रही है, मनी बिल है कि नहीं है? नेक्स्ट, द गवर्नर्स पावर टू ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्राइज रिलेट टू, किससे रिलेटेड है बताना। नेक्स्ट, अ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी रिटर्न्ड, बताना मुझे इसका आंसर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई ओनली टू द गवर्नर एंड नॉट टू द प्रेसिडेंट, इसका क्या होगा बताना। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो मुझे बताना इसका क्या होगा सही आंसर। आई होप आज का आप लोगों को समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो, एंड थैंक you for all these lovely comments, and I'll see you in the next video.